नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में। आप सभी लोगों ने इतिहास में पाषाण काल के बारे में जरूर देखा होगा, स्टोन एज के बारे में जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो आज मैंने वही एक नया चैप्टर आपके लिए उठाया है, पाषाण काल से संबंधित। चलिए आइए समझते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप इतिहास को जानिए कि इतिहास है क्या। तो इतिहास की बात जब करेंगे सर हम, तो उसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री यूनानी अथवा ग्रीक ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से बना हुआ है। किससे? हिस्टोरिया से बना हुआ है। तो भाई हिस्ट्री किस किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या फिर ग्रीक भाषा का शब्द है। जो किस शब्द से बना है? हिस्टोरिया शब्द से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिया शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? अन्वेषण करना, अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषण मतलब खोज। अन्वेषण का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अन्वेषण का मतलब है तुम्हारा खोज, खोज से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि इसमें लिखित दस्तावेजों में वर्णित होता है। अभी इतिहास 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कितने पार्टों में विभाजित होता है? 3 भागों में। कौन कौन से? एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। अब जब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ? इसमें कोई भी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, इसमें लिखित साक्ष्य तो हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। बात समझे? हमें देखो, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? इसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता जानते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, जैसे यही स्टोन एज की बात करते, इसमें कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त हुआ। जब लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ तो ये कौन सा आ जाएगा? प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें उनकी कुछ शैली है लिखने की, उनके कुछ अक्षर भी हमने देखे हैं ना, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए आज तक। मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में। और जब ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, तो इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और हम उनको पढ़ भी पाए हैं। तो किस में आएंगे? ऐतिहासिक काल में। चलिए आगे बैठेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे बात को। देखिए वही लिखा हुआ है, इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन से? एक आता है प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है देखेंगे भाई। लिखित इतिहास के पहले का कालखंड, मतलब लिखित इतिहास के पहले का कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस कालखंड में लोगों की लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। कहने का मतलब, जब हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं होगा, जब हमें नहीं पता चलेगा कि मतलब कि किस प्रकार से उनकी लिखावट रही होगी, तो हम यही तो कहेंगे कि भाई उन्हें लिपि का या फिर लिखने का ज्ञान ही नहीं था, है ना। यही बात तो कहेंगे। बात समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद देखो, यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। अब देखो, इसमें कोई इनकी लैंग्वेज नहीं थी, कोई इनकी भाषा नहीं थी, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होगा। लैंग्वेज तो सब कुछ डिसाइड करती नहीं है ना। तो भाई हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? सबसे पहले उनके कुछ अस्थिपंजर मिले हुए हैं, उनके कुछ औजार मिले हुए हैं, गुफाओं में जिनमें वो कंदों में कंदमूल वगैरह खाते थे और गुफा उपा के अंदर जिनमें रहते थे, तो उसमें जो चित्र वगैरह हमें प्राप्त हुए हैं, तो उससे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप सीधे सा एक नॉर्मल सी बात समझिए, प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। बात समझ गए? चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सर आद्य आद्य ऐतिहासिक काल की। किसकी बात करते हैं? आद्य होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, देखो उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल के पहले का है, जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था, लेकिन आज भी उन्हें नहीं पढ़ा जा सका, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। बात समझ गए कि भाई उन्हें लिपि का ज्ञान भी था,
उन्हें अक्षर का ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ नहीं पाए। जब हम उसको नहीं पढ़ पाए हैं तो किस में आ जाएगा, आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक काल को इस कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। बात समझ गए कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा आपका हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें आपकी लिखावट तो देखी गई है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की भी अपनी लिपि थी, उनकी अपनी लिखावट थी, लेकिन आज तक हम उसे नहीं पढ़ पाए। उसमें कहते हैं ना कि 52 अक्षर थे कुछ, है ना। अभी जस्ट अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब आप अच्छी तरीके से समझेंगे उस बात को, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। जब उसे नहीं पढ़ पाए तो किस में आ जाएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। अब देखिए, इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री व साक्ष्य होती है एवं उन्हें पढ़ा जा सकता है। बात समझ गए। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले 6ठी शताब्दी से यह काल प्रारंभ हो जाता है, जब लिखित हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं और हमने उनको पढ़ा भी है। बात समझ रहे हो ना। तो उनको पढ़ा जा सका है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है किसमें, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में। तो आपने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया और इस प्रकार से कुछ पढ़ने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम मेन जो आ रहे हैं, धीरे धीरे हम आएंगे अभी स्टोन एज में, जिन्हें पाषाण काल बोलते हैं ना। तो सबसे पहले एक नया पॉइंट बनता है आपका कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कलिंगम को। है कहीं, हाँ ये कलिंगम लिखा हुआ है ना, अलेक्जेंडर कलिंगम। आप ये विशेष तौर पर याद रखिएगा। अभी ही ये आपका हाई कोर्ट ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। माफ कीजिएगा। देखिए इसको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। तो भाई आपसे पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, विलियम जोन्स ने किया, है ना। बात समझे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, विलियम जोन्स ने 1784 में किया है। ठीक है। तो इसमें क्या कहानी गई है, आगे चल के बताया गया है, पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान सर अलेक्जेंडर कलिंगम ने दिया, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। बात समझ गए, यहां तक ये पॉइंट क्लियर होंगे। आगे आप पॉइंट टू पॉइंट आप इनको लिखते जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रखे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में। तो देखो, भारत में पूरा पाषाण काल, किसका, पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई, पूरा पाषाण काल के बारे में खोजबीन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। बात समझ गए। तो देखो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फुट ने वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिला के पल्लवरम, कहां पे, पल्लवरम नामक स्थान पर 30 मई सन 1863 ईको लैटराइट मिट्टी के जमाव से हस्त कुठार को खोज निकाला। हस्त कुठार मतलब एक कुल्हाड़ी टाइप का उस टाइम पर था, हस्त कुल्हाड़, जो आपका पूरा पाषाण काल का था। तो उसको किसने खोज निकाला, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब, सन 1863 में खोज निकाला। ठीक है। तो देखो कहां पर, पल्लवरम नामक स्थान पर, चेन्नई मद्रास के निकट ये पड़ता है। बात समझ गए। पल्लवरम नामक स्थान पर क्या प्राप्त हुआ था, हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक काल पुरातत्व का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट का जन्म सन 1837, ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसका जन्म वगैरह, ये याद रखिएगा, कोलकाता में दिसंबर 1912 में इसका निधन हो गया। बात समझ गए। तो भाई आपसे पूछा जाएगा कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर रॉबर्ट ब्रूस फुट को। सन 1863 में इसने हस्त कुठार की खोज की थी पल्लवरम नामक स्थान पर, चेन्नई में। बात समझ गए। तो यहां तक पॉइंट क्लियर होंगे। आगे देखते हैं। अब पूरा पाषाण काल के बारे में देखिए।
पैलियोलिथिक ग्रीक भाषा का शब्द है। पैलियोस का अर्थ है प्राचीन एवं लिथेस का अर्थ है पाषाण, मतलब प्राचीन पाषाण। इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। किसको? पूरा पाषाण काल को किस रूप में जाना जाता है? आखेटक और खाद्य संग्राहक। आखेटक क्यों कहा गया? आखेट मतलब शिकार करने वाला काल, है ना। और खाद्य संग्राहक का मतलब क्या हुआ? खाद्य मतलब कि जो वो शिकार करते थे उसको संग्रहित करते थे। भाई पूरा पाषाण काल के मानव है, उनका मुख्य व्यवसाय ही मतलब शिकार करना था, क्योंकि भाई जो खाएंगे, जो मतलब शिकार करेंगे वही खाएंगे, खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, है ना। तो वो लोग क्या करते थे? अब देखिए सर्दी गर्मी भी पड़ती थी, तो सर्दियों में जैसे अधिक जल्दी वो लोग शिकार नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे? वो आखेट करके उसको संग्रहित करते थे भोजन को। तो इस काल को और क्या कहा जाता है? एक आखेटक वर्ष आखेटक काल कहा जाता है और खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। किसको? पूरा पाषाण काल को। बात समझ गए? आगे देखो, भारत में पुरापाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका कोई स्थायी निवास नहीं था। अब एक बात समझो, पुरापाषाण काल के जो शारीरिक अवशेष है ना, वो आपके अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अफ्रीका महाद्वीप में प्राप्त हुए हैं। लेकिन जब अगर भारत की बात की जाए कि क्या पुरापाषाण काल में भारत में किसी मनुष्य के अस्थि पंजर वगैरह, अस्थि वगैरह कुछ प्राप्त हुआ है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भारत का मानव क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता था, कभी एक स्थायी निवास नहीं रहा कि कोई एक बस्ती रही हो उसकी। समझ गए? यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। आगे देखेंगे, मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। आखेटक शिकार से अपना भोजन प्राप्त करते थे। भाई जो प्रकृति उनको देती थी, वो उसी से अपना भोजन प्राप्त करते थे। जैसे कोई जीव जंतु पा गए कहीं प्रकृति में, जहां से पा गए तो वो उसका शिकार कर ले रहे हैं, तो वहां से उनको भोजन प्राप्त हो जाएगा। या फिर कंदमूल फल वगैरह कहीं वृक्ष वगैरह से पा जाए तो वही उनका उस टाइम पर भोजन का एक सहारा था पुरापाषाण काल में। आगे देखेंगे, इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व, आग का आविष्कार, परंतु अग्नि के प्रयोग के बारे में अनभिज्ञ था। इस समय मनुष्य ने नेग्रिटो जाति के थे। देखो अब मेरी बात समझो, देखो उस टाइम पर क्या था कि मनुष्य ने आग के बारे में जानकारी तो कर ली थी। बात समझ गए ना, कि भाई आग के बारे में वो समझ तो गए थे, उन्होंने देख तो लिया था आग को कि हाँ आग होती है, जंगल में कहीं लगी होगी आग, तो वो जानते तो थे कि आग है, पर वो उससे डरते थे। बात समझ रहे हो? उसका प्रयोग करना नहीं सीख पाए। वो आगे नवपाषाण काल में आएंगे, उनका प्रयोग करना सीखेंगे। तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। आपसे प्रश्न बने कि आग की खोज कब हुई, तो आप उत्तर देंगे पूरा पाषाण काल में। और मानव ने प्रयोग करना कब सीखा, तो वो आ जाएगा नवपाषाण काल में। यहां तक बात क्लियर है? बात समझ गए? तो 2 से 4 पॉइंट आपको पूरा पाषाण काल में याद रखना है कि मनुष्य आखेटक होता था, खाद्य संग्राहक होता था, और आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी। यहां तक सारी बात क्लियर है? आग का ज्ञान उन्हें हो गया था। और मनुष्य किस पर निर्भर रहता था? प्रकृति पर निर्भर रहता था। नेक्स्ट, अब देखो पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। एक निम्न पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद आएगा मध्य पूरा पाषाण काल, फिर इसके बाद आएगा उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में जिसमें मानव की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, मतलब कि इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया था। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा विकसित हुआ मानव, और फिर उच्च पूरा पाषाण काल में मानव ठीक ठाक विकसित हो गया। बात समझ गए? तो ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे एक एक करके। अब बात करते हैं सर हम निम्न पूरा पाषाण काल की। जब हम निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे तो देखिए, पढ़िए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में लिखा हुआ है, इस काल के मानव मूलतः कार्टाइट पत्थर का उपयोग करते थे। किस पत्थर का उपयोग करते थे? कार्टाइट पत्थर का उपयोग करते थे। कौन से मानव? निम्न पूरा पाषाण काल के। ठीक है, इस काल में उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया। अब किस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया? देखिए, नंबर एक विभाजित किया गया है चापर चॉपिंग पेम्बुल संस्कृति। 2 संस्कृतियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? नंबर 1 है चापर चॉपिंग पेम्बुल संस्कृति, और नंबर 2 है आपकी हैंड एक्स संस्कृति। बात समझ के यहां तक? अब एक एक समझना। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। अभी देखो, एक पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं और एक मद्रास के समीप प्राप्त हुए हैं। तो भाई जो आपके निम्न पूरा पाषाण कालीन जो आपके औजार हैं,
तो वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक प्राप्त हुए आपके पंजाब के सोहनगढ़ नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र से, एक प्राप्त हुए आपके मद्रास के आसपास के। तो मतलब कि ये मतलब कि टाइम पीरियड वही है, टाइम पीरियड वही है। मान लेते हैं कि ये मद्रास का एरिया है और ये आपके चेन्नई का एरिया, माफ कीजिएगा, ये पंजाब की सोहन घाटी का एरिया है और ये चेन्नई का आपका एरिया है। बात समझ रहे हो ना? तो एक ही कालखंड में ये दो जगह से प्राप्त हुए हैं, तो इनको दो संस्कृतियों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी? चापर चापिंग पेम्बुल संस्कृति और एक है हैंड एक्स संस्कृति, है ना? तो ये सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए कौन से? चापर चापिंग पेम्बुल संस्कृति के उपकरण, ठीक है। अब हैंड एक्स संस्कृति के कहां से प्राप्त हुए हैं? ये आपके मद्रास के समीप अतिरम पक्कम नामक स्थान पर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अतिरम पक्कम नामक स्थान पर एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। बात समझ रहे हो? तो वहां से प्राप्त हुए हैं, है ना। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए जाते थे। इसे मद्रास की संस्कृति भी कहते हैं। इसके बारे में आगे देखो। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सन 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। बात समझ गए? मद्रास के कहां पर? पल्लवरम नामक स्थान पर। कुछ ये नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे पल्लवरम हो गया, एक आपका अतिरम पक्कम हो गया, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है। एक सोहन घाटी हो गया आपकी पंजाब के पास की। बात समझ गए? तो ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे डायरेक्ट बन जाते हैं और ये तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ गए। अब आगे देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। इसके बारे में जो पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। देखो, मध्यपुरा पाषाण काल को कार्टाइज पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फर्लेट के पत्थर का प्रयोग करने लगे थे। अभी तक देखो, निम्न पुरा पाषाण काल में किन पत्थरों का प्रयोग करते थे? कार्टाइज पत्थर का प्रयोग करते थे, है ना। अब मध्यपुरा पाषाण काल में इसको चेंज कर दिया, जैस्पर, चर्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया मध्यपुरा पाषाण काल में। इसको फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कह दी गई है। आपसे इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि फलक संस्कृति के नाम से कौन सा काल जाना जाता है? तो मध्यपुरा पाषाण काल किस नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहां तक बात क्लियर है। अभी आगे देखो, फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसमें पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। जो आपका औजार होता था वो कुछ फलक के आकार का होता था, ठीक है। किनारे किनारे से उसे पत्थर से छांट छांट करके किनारे किनारे से उसको चपटा चपटा बना दिया जाता था, जिससे वो धारदार बन जाता था। तो इस जो काल में जितने भी औजार प्राप्त हुए हैं वो कैसे प्राप्त हुए हैं? फलकदार प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए इसे फलक संस्कृति की भी दर्जा दिया जाता है। किसको? मध्यपुरा पाषाण काल को। यहां तक बात समझ गए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने सबसे पहले इतिहास के बारे में जाना कि भाई इतिहास कैसा कैसा किन भागों में डिवाइड है। एक है आद्य ऐतिहासिक काल, एक प्राग ऐतिहासिक काल, फिर एक ऐतिहासिक काल। जब हम पाषाण काल की बात करेंगे तो जब पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल तीन भागों में विभाजित है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल तीन भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक है आपका पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर एक है मध्य पूर्व या फिर निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और फिर इसके बाद नव पूरा पाषाण काल आएगा। अभी आगे देखो, आज उच्च पुरा पाषाण काल की ओर हम आते हैं। अगला कौन सा है आपका? उच्च पुरा पाषाण काल। अब देखो, इस युग के उपकरण ब्लेड होते थे, मतलब ब्लेड इतने ज्यादा धारदार होते थे, ये ब्लेड के आकार के होते थे। देखो, फलक से भी इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर लिया? ब्लेड में कर लिया। मतलब कहने का मतलब क्या? मतलब मानव अच्छे से अच्छा हथियार बनाना सीख रहा है। सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? उसमें विकास की मतलब एक तरह से विकास बढ़ रहा है अच्छी तरीके से हथियार बनाने में। आगे देखो, इससे विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी विलक्षणताएं हैं कि नए चमकदार उद्योग की स्थापना, चकमक उद्योग की स्थापना। किसकी? नए चकमक उद्योग की स्थापना। आधुनिक प्रारूप में मानव होमो सेपियंस का सर्वप्रथम उदय। आधुनिक प्रारूप का जो मनुष्य था, जो मतलब कि एक तरह से खड़ा मनुष्य, जो हमारा जैसा मनुष्य होता है, वो किस काल में आया? वो आपका उच्च पुरा पाषाण काल में आया है, ठीक है। चलो आगे देखो। देखो, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857। अभी देखो, अब मध्य पाषाण काल आ गया। पूरा पाषाण काल के तीन पार्ट हो गए, अब आ गए किसमें? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल की सबसे पहले जानकारी कब मिलती है? 1857 ईस्वी में सीएल
कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे। अब देखो, अभी तक जो पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे ना, वो काफी बड़े बड़े होते थे, फलकदार होते थे, नुकीले होते थे, ब्लेड जैसे होते थे, लेकिन बड़े होते थे। अब जो मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, इसके जो पाषाण है वो लघु पाषाण उपकरणों की खोज हुई, मतलब कि वो छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना वो सीख गए थे यहाँ पर। आगे देखते हैं, और किसने की थी 1857 में? सीएल कार्लाइज ने की थी। किसने की थी? सीएल कार्लाइज ने की थी। तो मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों के बने हुए थे, जो मैंने अभी बताया। इनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। इस युग के आखेटक को पशुपालक काल के रूप में जाना जाता है। अभी देखो, अभी तो सिर्फ मानव सिर्फ शिकार करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है ना पशुपालक होना प्रारंभ हुआ है। मतलब पूरी तरह से पशुपालक नहीं हो पाए, लेकिन प्रारंभ कब से हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। अभी देखो, पूरा पाषाण काल में मनुष्य के अस्थिपंजर हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, पूरा पाषाण कालीन, लेकिन मध्य पाषाण कालीन हमें मानव के अस्थिपंजर प्राप्त होने शुरू हो गए। देखो, भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है, जो 1968 से 1970 तक बीएन मिश्रा द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। बात समझ गए यहां तक? आगे देखो, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पूरा पाषाण काल युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बूद्वीप और डेथी द्वीप। कहां पे? मध्य प्रदेश में आपकी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो हुआ था। इसका प्रथम साक्ष्य आदमगढ़, कहां? आमदगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो भाई, पशुपालन कहां से प्रारंभ हुआ था? आपके मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ था। बात समझ गए? सबसे पहले मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं सर नवपाषाण काल की। तो यूनानी भाषा के नियो शब्द से नवीन शब्द का अर्थ प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आगे देखो, यहाँ पर भारत में नवपाषाण काल से समृद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। किसको जाता है? प्राइमरोज को जाता है। प्राइमरोज को क्या जाता है? नवपाषाण काल की खोज करने का। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर आपने देखा था सीएल कार्लाइज को जाता था मध्य पाषाण काल की खोज, और रॉबर्ट बुर्सफ्लूट को जाता था पूरा पाषाण काल की खोज के लिए। ठीक है, अभी देखो, जो 1842 में कर्नाटक के लिंग सुंगूर नामक स्थान पर दक्षिण भारत में प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी के उपकरण खोजे। अब देखो, नवपाषाण काल में मनुष्य कैसी कुल्हाड़ी बनाने लगा है? पॉलिशदार कुल्हाड़ी बनाने लगा है। सर्वप्रथम 1860 ही में ले मुसिरियर ने इस काल को प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की लैंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। अब देखो, प्रथम पत्थर का उपकरण कहां से प्राप्त किया था? उत्तर प्रदेश की लैंस नदी घाटी के से प्राप्त किया था। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो, जो नवपाषाण कालीन बस्ती है, जो मतलब सबसे प्राचीनतम बस्ती जिसे कहा जाएगा नवपाषाण काल की, तो वो कहां पाई जाएगी? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर, मेहरगढ़ नामक स्थान पर। अभी देखो, जैसे ये अपना इंडिया है, इंडिया के बगल में ये आपका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में भी यही पश्चिमी एरिया में यहाँ पर आपका पड़ता है बलूचिस्तान। क्या पड़ता है? बलूचिस्तान। और यहीं पर आपके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल की बस्ती के प्राप्त हुए हैं, और यहीं से आपको खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, है ना। आगे देखो, अभी देखो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लो, ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोग इस तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। अभी देखो, यहां समझने की बात यह है कि देखो, जैसे कि ये है आपके घर, बात समझ गए, ये आपके क्या है? ये है आपके घर। जैसे ये किसी का घर है, तो इस घर के अंदर ही जिसकी मृत्यु होगी, जिस व्यक्ति की, महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, जैसे ये अपना भारत है, तो ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर जो है, ये घरों के अंदर ही लोगों का शवाधान किया जाता था, मतलब शव को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। किसके अंदर?
एक मृतक को कलश में रखकर, अब कलश काफी बड़ा होता था, ये नहीं कितना छोटे से कलश के अंदर कैसे मनुष्य को डाल देंगे, ऐसा नहीं, बड़ा सा कलश होता था, उसके अंदर उसकी जरूरत के सामान भी रखे जाते थे कलश के अंदर ही, जैसे उसके खाने पीने के लिए सामान वगैरह भी कहते हैं कलश के अंदर भरा जाता था और रखा जाता था। तो ये महाराष्ट्र में घर के अंदर ही दबा दिया जाता था, फर्श के अंदर, ठीक है। अब जो इनकी दिशा होती थी ना कुछ इस प्रकार से, जैसे उत्तर दिशा की ओर मुख रहता था व्यक्ति का, कुछ इस प्रकार से गाड़ते थे उसको कि उसका मुख जो हो किस ओर जाएगा, उत्तर दिशा की ओर जाता था। हड़प्पाई लोग की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आहार प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष दाइमाबाद की कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति का स्थल है। आहार नामक एक स्थल है जो आपके महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, दाइमाबाद के आसपास, यहाँ पर कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति का स्थल माना जाता है आहार को, ठीक है। इस काल के लोग गेहूं, धान, दाल की खेती करते थे, ठीक है। लगभग सभी प्रकार के अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी घाटी पर स्थित नवदा होली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के किसी अन्य स्थल पर प्राप्त नहीं हुए हैं। कहने का मतलब महाराष्ट्र एक विकसित स्थल था उस टाइम पर, दाइमाबाद, जहां पर आपकी विभिन्न प्रकार की खेती के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, और भारत के किसी भी स्थल में इतने प्रकार की खेती के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। देखो, ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। वृष भी धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। वृष देखो ना, मोहनजोदड़ो पिक्चर देखो, उसमें एक सींग वाला वृष टाइप का होता था, तो उसकी वो क्या कहते थे, उसी संप्रदाय का वो धार्मिक प्रतीक था उनका, ठीक। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वो नगरों में रहते थे। यहां तक बात क्लियर है? ताम्रपाषाण लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही नगरों में रहते थे। अब जैसे ही कांस्य युगीन सभ्यता आएगी ना, तो ये लोग फिर लिखना तो जाने जाएंगे, साथ में साथ ये लोग नगरों की सभ्यता के रूप में भी जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों के अवशेष ताम्रपाषाण काल के युग में ही मिलते हैं। इस काल के लोग सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप के बड़े बड़े गांवों की स्थापना किए। यहां तक बात क्लियर? इस समय शवों के संस्कार हेतु घर के भीतर ही शव को दफना दिया जाता था, ये मैंने अभी बता दिया आपको। आगे देखो, ये भी आपको समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल भी कहते हैं। मतलब पत्थर का भी प्रयोग किया, साथ ही साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग किया, तो क्या कहा जाएगा? ताम्र से मतलब तांबा, पाषाण से मतलब पत्थर, ताम्रपाषाण काल भी कहा जाएगा। इसे नवपाषाण ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। मतलब नवपाषाण काल के बाद ही आता है आपका ताम्रपाषाण काल, इस बात को याद रखिएगा। सर्वप्रथम जिस धातु का औजार से प्रयुक्त किया गया वह तांबा था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया था। अब से पेपर में बनेगा कि किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया, लोग लोहा लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। लोहा तो सबसे बाद में आया है, पहले तांबे का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद वो कांसे का प्रयोग करना शुरू करते हैं हड़प्पाई लोग। कांसा कौन? तांबा और टिन मिला करके ये लोग कांसा बनाना सीख गए थे, तो कांसे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लोहे का प्रयोग करना ये लोग सीखे हैं, ठीक है। इसका प्रमाण अतिरम पक्कम से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी से हुआ। अभी मैंने बताया था ना, अतिरम पक्कम में कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि तांबे की थी, ठीक है। ताम्रपाषाण युग मानव ने भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। अब यहीं से सर्वप्रथम ग्रामीण सभ्यता की स्थापना प्रारंभ होती है भारत में। कहां से? ताम्रपाषाण कालीन युग से। ताम्रपाषाण के युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही नगरों में, जबकि कांस्य युगीन लोग नगरवासी हो गए थे। बात समझ गए? कांस्य युगीन लोग नगरवासी हो गए थे, ताम्रपाषाण कालीन लोग नगरवासी नहीं हुए थे। तकनीकी की दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। बात समझ गए? कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में आती हैं। तो देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स थे ये मैंने एक एक करके आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पाषाण युग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए साथ में। अभी इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न भी लेकर के आऊंगा जो आप देखिएगा बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, जो ये क्लास आसानी से ले रहा है, समझ रहा है, ठीक है। तो सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।